चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मार्केटिंग खर्च के नाम पर डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देने या फिर विदेश में टूर कराने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार सख्त हो गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी फार्मा कंपनियों को पिछले 1 साल के मार्केटिंग खर्च का ब्यौरा देने का फरमान दिया गया है। 31 जुलाई तक ब्यौरा नहीं देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा जैसे फ्रीबीज देकर डॉक्टरों को अपनी महंगी दवाइयां लिखने का लालच देने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर सरकार सख्त कदम उठा सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार यूसीपीएमपी यानी कि यूनिवर्सल कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के तहत सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों और एसोसिएशंस को लिखकर कहा है कि 31 जुलाई तक अपनी जितने भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर किए हैं उन सभी का ब्यौरा सरकार को सौंपे। अगर ऐसा वो नहीं करती तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। दरअसल बड़े पैमाने पर ऐसा होता रहा है कि दवाई कंपनियां जो कि डॉक्टरों को लालच देती हैं उसके जरिए मरीजों को, जो रोगी होते हैं, उनको महंगी दवाइयां उनको मिलती हैं। लिहाजा सरकार इसको रोक लगाने के लिए यूसीपीएमपी लेकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं दवाई कंपनियों की और खासतौर से डॉक्टरों की, वो रुक नहीं पा रही हैं। लिहाजा सरकार अब इसको चेक करने के लिए अब सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कह रही है कि जितने भी आपने पिछले साल मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए हैं जिसमें खास तौर से फ्रीबीज शामिल होते हैं, उनके सारे डिटेल्स वो सौंपे ताकि वो इस असेसमेंट कर सकें कि आखिरकार कौन सी दवा कंपनियां किस डॉक्टर को कितना फ्रीबीज दे रही हैं और कौन डॉक्टर कितना उनके मरीजों को महंगी दवाइयां लिख रहा है। ये सभी जानकारी सामने आ सके। तो कुल मिलाकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर सरकार नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप भी मिनटों में सामान मंगवाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के धारावी के गोदाम पर एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते की गई है। एफडीए की जांच में गोदाम में गंदगी, फंगस लगी खाद्य सामग्री, गंदे पानी के पास रखे सामान और एक्सपायर्ड उत्पाद पाए गए हैं। जब तक जेप्टो पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इस यूनिट पे जब स्टोरेज हो रहा था तो उन पे कई डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि जो स्टोरेज था उसमें कोल्ड स्टोरेज के जो सामान था वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा रहा था। कई ऐसा फूड आइटम थे जिसमें फंगल ग्रोथ दिखा जा रहा था और जो फूड होना चाहिए जिसपे पानी नहीं लगना चाहिए वो सॉइल एरिया में रखा गया था। आपको हम विजुअल दिखाएंगे। यहाँ पे ये धारावी का यूनिट है। यहाँ पे फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज सेंटर तो बंद किया गया है। जब तक एफडीए का कंप्लायंस ना हो तब तक ये सेंटर बंद किया जाएगा क्योंकि इनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। लेकिन फिलहाल जो बाहर की परिस्थिति आप देख सकते हैं, बाहर अभी भी दूध, घी के जो है क्रेट रखे गए हैं। यहाँ तक कि पीछे इस क्रेट के पीछे ग्रेन्स हो गए या तो मेथी हो गई, पुदीने हो गए, वो सब यहाँ पे अभी भी रखा गया है क्योंकि ये सब नॉन कंप्लायंस का इशू है, इसलिए एफडीए ने यहाँ का लाइसेंस सस्पेंड किया है। आपको बता दें इस पूरे मामले पर जेप्टो की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेप्टो ने कहा है कि उन्होंने इंटरनल रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा जेप्टो की ओर से ये भी कहा गया है कि हम इन कमियों को सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम अपने प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर को सबसे अच्छा और सुरक्षित प्रोडक्ट मिल सके। हम सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन फिर से शुरू किया जा सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखाई है। ये कहना है भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी का। भारी उद्योग मंत्रालय ने आज ईवी पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। क्या कुछ खास है इन गाइडलाइंस में, जानते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं इन गाइडलाइंस में कौन सी बड़ी बातें रखी गई हैं? जी, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एक स्कीम थी जिसका जो पहला जो अनाउंसमेंट था वो 2024 में किया गया था और उसके बाद 1 साल से ज्यादा समय तक इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चले थे। आज इसका जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं और ये लगभग वही हैं जो कि ओरिजिनल स्कीम में थी। जो टॉप दुनिया की ईवी कंपनियां हैं जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती हैं, वो भारत में अगर वो निवेश करती हैं तो उन्हें कंसेशनल रेट पे 15% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की इजाजत होगी।
होगी। यहाँ पे जो शर्तें रखी गई हैं कि कम से कम $35,000 की गाड़ी होनी चाहिए, और अगर वो कम से कम $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 3 साल के अंदर, तो उन्हें हर साल 8000 गाड़ियां 15% कस्टम ड्यूटी के पे जो है इंपोर्ट करने की इजाजत होगी, यानी कि 5 साल में लगभग वो 40,000 यूनिट्स जो है गाड़ियों की वो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें शर्तें कुछ लोकलाइजेशन की रखी गई हैं, मसलन 3 साल के अंदर 25% भारत में कंपोनेंट्स जो सोर्स होने चाहिए, इसके अलावा 5 साल में करीब 50% डीवीए होना चाहिए। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं और इसका जो विंडो है वो अगले कुछ दिनों में जो है जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और चीज जो खास बात कही है कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार विंडो हो, 120 दिनों का विंडो होगा जहां पे कंपनी अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन वो कई बार खुल सकता है विंडो। इस बात के भी इंडिकेशंस दिए गए हैं। अगले साल मार्च में भी एक बार इसे खोलने की बात कही जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, टेस्ला को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट था कि क्या टेस्ला इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो अब तक जो हमें पता चला है, टेस्ला ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है स्कीम में। शुरुआत के 1-2 मीटिंग्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद की स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में टेस्ला ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि अभी विंडो खुला, ऑफिशियल अप्लाई करने का जो समय है वो अभी बाकी है, वो देखना होगा। कुछ और कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई है, कुछ जर्मन कंपनियों ने दिखाई है, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि जब विंडो खुलेगा तो ऑफिशियली कौन कौन अप्लाई करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश के आईआईटी, एनआईटी और IIIT जैसे संस्थानों की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। छात्र JEE.adv.ac.in पर जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार परीक्षा का संचालन आईआईटी कानपुर ने किया था। कोटा के रजत गुप्ता ने जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल की है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली जोन से जेईई एडवांस परीक्षा दी थी। रजत गुप्ता ने परीक्षा में 332 मार्क्स हासिल किए हैं। इस बार 1,80,000 छात्रों ने एडवांस की परीक्षा दी थी और इनमें से 54,338 छात्रों ने सफलता भी हासिल की है, जिनमें से 9404 लड़कियां हैं। इस बार प्रत्येक विषय और एग्रीगेट मार्क्स में एडवांस की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले कम रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुगेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर शानदार जीत हासिल की है। गुकेश अपने शतरंज करियर के पहली बार क्लासिकल टाइम कंट्रोल में कार्लसन को हराने में सफल रहे हैं। कार्लसन हार से काफी हताश नजर आए। हार के बाद उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा, जिससे मोहरें गिर गईं। इसके बाद कार्लसन डी गुगेश से माफी मांगकर तेजी से वहां से निकल गए। तो अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला है। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और इसकी वजह से होटल, एयर टिकट और ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा हो चुका है, लेकिन डिमांड भी काफी हाई है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मुंबई के सहजवीर छाबड़ा पंजाब किंग के बड़े फैन हैं और जिस होटल में टीम रुकी है पिछले 3-4 दिन से वहीं ठहरे हैं। 4 गुना रूम रेंट दे रहे हैं। अभी अहमदाबाद के सभी होटलों में ऐसा ही माहौल है। मैं इस होटल में पिछले 3 दिन से पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने आया हूँ। वो 11 साल बाद फाइनल में पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि वो इस बार फाइनल जीते। मैंने प्राइस एक्स्ट्रा पे किया इस होटल के लिए, बट अगर वो जीत गए तो बहुत वर्थ इट होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल, कोल्ड प्ले और ऐसे कई इवेंट हुए हैं। ट्रैवल पोर्टल्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल होटल, एयर टिकट की बुकिंग रेट 35% तक ज़्यादा है। प्रीमियम होटल स्टे 6,000 रुपये प्रति रात से बढ़कर 8200 रुपये हो गया है। बजट स्टे 2400 से बढ़कर 5200 हो गया है। अहमदाबाद की फ़्लाइट 60 से 100% तक महंगी होने वाली है। इस सेक्टर में अब बड़े निवेश भी हो रहे हैं। मसलन एजी ग्रुप ने हॉलिडे इन के साथ जेवी के तहत 200 करोड़ की लागत से 4 स्टार होटल का निर्माण शुरू कर दिया है। We are starting our journey with Holiday Inn in our hotel brand as a good brand, and we are also planning कि भी अहमदाबाद में अच्छी जर्नी है तो और भी होटल्स अभी आने वाली है। हम अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस देखोगे आप तो टोटल लैंड एरिया हमारा 3,500 मीटर का एरिया है, जिसमें हम लोग 150 कमरे की होटल, जिम, स्पा, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, 1000 लोगों का बैंक्वेट हॉल प्लान कर रहे हैं, एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और एक हमारा ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट और बहुत सारी और भी अमेनिटीज होती है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। अहमदाबाद बिजनेस हब तो था ही, अब टूरिज्म एक्टिविटी भी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है।
अगले साल भी अलग अलग प्रकार की कई इवेंट होने जा रही है, जिसका सीधा फायदा अहमदाबाद के रियल एस्टेट, होटल, टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री को होने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की। पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश हो या फिर सिक्किम, मिजोरम, असम हो या फिर त्रिपुरा या फिर मणिपुर, सब जगह बारिश की वजह से एक जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कई जगह आप देखेंगे नदियों में उफान है तो कहीं गांव ही टापू बन गए हैं। भारी बारिश से कहीं इमारतें गिर रही हैं तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के मकान पानी से लबालब हैं। मणिपुर में लगातार बारिश से इम्फाल में बने जो हालात है वो बाढ़ जैसे हैं। इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया है। अस्पताल में पानी भरने की वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़े हालातों के बीच जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया जा चुका है और वहां फंसे लोगों को नाव और दूसरे साधनों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। वहीं असम की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब आपको कोविड का पूरा अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब 4000 के करीब पहुंचने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केसेस हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना की वजह से कुल 28 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 363 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। सरकार की तरफ से ये सलाह दी गई है कि लोग बेवजह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हालात फिलहाल गंभीर नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। शांति की पहल के बीच रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए रूस को तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में ड्रोन हमले कर 40 से ज्यादा विमान और एयरबेस को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि 1.5 साल की तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इधर रूस इस हमले का बदला लेने की भी तैयारी कर रहा है। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है, क्योंकि पुतिन के टारगेट पर ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे हैं। यहाँ ज़ेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे ज़ेलेंस्की अब बता रहे हैं पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा।
अब बात शेयर बाजार की। बाजार में आज निचले स्तर से रिकवरी रही। निफ्टी बैंक बाजार को संभालने में कामयाब रहा। रिकॉर्ड क्लोजिंग लेते हुए निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स 73 पॉइंट गिरकर 81,374 पर और निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,717 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का पूरा मूड कैसा रहा? तो डेफिनेटली हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम बाजार में देखने को मिला। देखिए, क्यूज की बात करी जाए तो मिक्स क्यूज थे। ग्लोबल मार्केट में हमें जो क्यूज मिले थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट के क्यूज थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में बना रहे थे। चाहे आप बात कर लीजिए जीडीपी ग्रोथ की, चाहे बात कर लीजिए जीएसटी कलेक्शन की। आरबीआई की पॉलिसी से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का अनुमान लगाया जा रहा है। अर्ली मॉनसून ऑटो सेल्स के नंबर ने बाजार के सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में हमें किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल और पावर ग्रिड आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करी जाए तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर के बाद रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ में 1.5% की गिरावट। मेटल स्टॉक सारे ही इस टाइम पे बज में थे। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.25% की मंदी और टेक महिंद्रा में भी करीब 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। मिड कैप में बात कर ले, यस बैंक की अच्छी खासी पोजीशन यहां पे बनती हुई दिखाई दी है। करीब 8.5% की बढ़त। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छी खासी तेजी, करीबन 7% का इजाफा। रियलिटी पैक ही आज पूरा बज में बना हुआ था। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 5% के अपसाइड यहां देखने को मिला है। ओला इलेक्ट्रिक 5.5% की तेजी के साथ करके कारोबार करके बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। नायका नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है, करीब 0.5% की कमजोरी। मजगांव नंबर्स के बाद डायरेक्टली ये रिएक्शन आया है, 3% का इसमें डाउनसाइड देखने को मिला है। एम्फोसिस करीब 3% और मैनकाइंड करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें, चौथी तिमाही में नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का। साथ ही देवीना मेहरा ने कहा है कि मैक्रो संकेत पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। एक्सपेक्टेशन से तो कुछ अधिकतर कंपनियों ने अच्छा ही किया है। इस बार तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही थोड़ा कम हो गई थी। पूरी अर्थव्यवस्था को देखें तो ओवरऑल तो जितने भी समाचार आ रहे हैं वो अब तो पहले से तो बेहतर ही है। जीडीपी का नंबर भी आया, इन्फ्लेशन पहले से कम हो गई है, तो इसका मतलब आरबीआई के पास भी अब अगर रेट काटने हैं तो वो मुंह है, क्योंकि पहले 6 महीने पहले स्थिति थोड़ी भिन्न थी जब इन्फ्लेशन ऊपर ही थी। अब खास करके खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कम हो गई है, जिसके कारण अब भारतीय जो उपभोक्ता है उसको भी और आरबीआई को भी एक तरह से थोड़ा सांस लेने की जगह मिली है। तो ओवरऑल मैक्रो इंडिकेटर तो पहले से बेहतर ही है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो कंपनियों ने मई के ऑटो बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें एमएनएम ने बाजी मारी है। एमएनएम क्यों कर रहा है आउट परफॉर्म, बता रहे हैं सुदर्शन कुमार। सो अगर जो आप एक कंपनी देखोगे ऑटो सेक्टर में जो कि कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है पेयर्स को, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उसके कुछ एक कारण है। तो आज हमने 5 कारण ढूंढने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहला कारण ये है कि अगर जो एमएनएम का पैसेंजर व्हीकल का पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें सिर्फ एसयूवी है, जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, और ये ऐसा सेगमेंट है जो कि कंटिन्यूसली दूसरे सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म कर रही है। और वो पता चलेगा आप अगर जो आप नंबर्स देखोगे तो मई के महीने में एमएनएम का टोटल सेल्स में 17% का बढ़त देखने को मिला है, और जहां तक एसयूवी की सेल्स की बात है तो वहां पे 21% का बढ़त देखने को मिलेगा। और अगर जो आप मारुति का एंट्री लेवल सेगमेंट देखोगे तो वहां पे 13% का गिरावट देखने को मिला है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एसयूवी किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है। दूसरा, अगर जो आउटलुक की बात करते हैं तो ऑटो बॉडी सायम बोल रही है कि पीवी दैट इज पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ आउटलुक FY26 का है 1 से 2% रहने का, लेकिन उसी के सामने एसयूवी का ग्रोथ जो है वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट रह सकता है। तीसरा, मार्केट शेयर, क्योंकि एसयूवी स्ट्रांग होने के कारण ये एमएनएम कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर जो आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल में अप्रैल और मई महीने में इनका मार्केट शेयर 3.1% बढ़ा है, और सिर्फ मई के महीने में 3.4% का बढ़त देखने को मिला है। और ईवी पे आते हैं तो अप्रैल और मई महीने कंबाइंड मार्केट शेयर में 16% बढ़त देखने को मिला है, और सिर्फ मई में 15% का बढ़त देखने को मिला। अगर जो ऑटो से अलग आकर ट्रैक्टर सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे भी आउटलुक अच्छा है, और कंपनी ने आज मई सेल्स के साथ ये भी बोला है कि मॉनसून अर्ली होने के कारण आगे के महीने
महीने में भी सेल्स अच्छे रह सकते हैं। और यहाँ पे भी जो FY26 का आउटलुक है वो है हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ। तो M&M के लिए सिर्फ ऑटो नहीं, ट्रैक्टर सेगमेंट भी अच्छा कर रही है और उसी के कारण आज देख रहे हो कि M&M अमंग्स टॉप निफ्टी गेनर्स है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहकों को कई तरह से भ्रम में डालकर सामान बेचने की कोशिश होती है, इसे डार्क पैटर्न कहते हैं और अब सरकार इसके खिलाफ कदम उठाने जा रही है। कंज्यूमर अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम को 5:57 पर जरूर देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान मच गया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है और कहा है कि पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने के बाद इस तरह की कार्रवाई गलत है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन कार्ड भी बीजेपी ने उछाल दिया है। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में सनातन का अपमान होता रहता है लेकिन कभी कोई केस दर्ज नहीं होता। वहीं शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान के खिलाफ भी केस दर्ज कराए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी में केस दर्ज कराए गए हैं। वजाहत खान की शिकायत पर ही शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया था। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और सियासी घमासान इस पर आखिर क्यों मचा। 14 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनोली ने अपने वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असल संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया। पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में आ गई। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो को डिलीट कर माफी मांग ली है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए की जा रही अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक ये साफ तौर पर साबित न हो जाए कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, पूरी तरह से पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया, बल्कि एक बहस बन चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और एक धर्म विशेष के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई और अब इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। गंदी जुबान, सियासी घमासान, जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, देश पहले है। हम यहाँ भारत की आवाज बनकर आए हैं, हम वो कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। If you just read the press, this is what I'm giving to understand, that people are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here
to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।